वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस। आज की क्लास होने वाली है हमारी गायनिक बेस्ड। टॉप 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जिनका भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो, बिहार के लिए दे रहे हो, या फिर स्टाफ नर्स का दे रहे हो, या CHO का दे रहे हो, या यूपी का दे रहे हो, कहीं का भी पेपर दे रहे हो, तो ये क्लास उन लोग के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यदि हम अपकमिंग बात करते हैं तो मोर देन 25,000 से ज़्यादा नर्सिंग एग्ज़ाम है अलग अलग जगह, तो उनकी तैयारी आप लोग करते रहिए। आज की क्लास हमारी जो मेनली बेस्ड होने वाली है OBG के रिगार्डिंग, और जो भी लोग स्टडी मटेरियल या बुक्स जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं अभी बहुत ही चीप प्राइस पर, स्पेशली जो लोग डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं बुक्स PDF मटेरियल, वो सब आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के मन में लगता है कि ये कुछ फ्रॉड है या कुछ नहीं, तो यहाँ पर जो मेरा ऑफिशियल WhatsApp नंबर होता है, यदि आप उस पर मैसेज करते हैं तो यदि वहाँ पर आपको कोई भी PDF वगैरह है तो वो चार्जेबल है सभी, तो वहाँ पे आपको उनके पेमेंट हैं जो करने होंगे। देन आफ्टर आपको PDF तभी मिलेंगी। बाकी क्लासेस आपकी सब फ्री होती हैं जो चैनल पर करवाई जाती हैं। द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टेसाइड पर डे इज। प्रोजेस्टेसाइड हार्मोनल थर्ड जनरेशन की हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। अब इससे पर डे कितना हार्मोन रिलीज होगा? 25 म्यूजी, 45 म्यूजी, 65 म्यूजी या फिर 85 म्यूजी? ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया है। कई बार आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि प्रोजेस्टेसाइड पर डे कितना हार्मोन रिलीज करेगी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है पर डे कितना? 65 म्यूजी। ऑप्शन नंबर C। प्रोजेस्टेसाइड पर डे 65 म्यूजी हार्मोन रिलीज करेगी। थर्ड जनरेशन IUCD है। यहाँ पर जो इसमें क्या होगा, 38 mg प्रोजेस्टेरोन होता है। टोटल प्रोजेस्टेरोन यदि पूछा जाता है प्रोजेस्टेसाइड में, तो इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। कितना? 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा सिलिकॉन ऑयल रिजर्वर के साथ में। यहाँ पर इसमें 38 mg क्या रहेगा? 38 mg प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एक दिन में 65 mg प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगी। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मतलब किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकेगी, थिक प्लग ऑफ म्यूकस एट द सर्वाइकल ओस। सर्वाइकल ओस के यहाँ पर थिक म्यूकस प्लग को बनाएगी, जिसके कारण स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। स्पर्म जब पेनिट्रेट नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? थिक प्लग का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग RU486? RU486 का क्या लेके सही पॉइंट क्या है? It prevents the fertilization, has affinity for estrogen receptors, single dose of 10 mg prevents pregnancy in 90% cases, या फिर cause delayed menstruation। तो जो RU486 है, इसका मेन यहाँ पे सही पॉइंट क्या है? तो जो RU486 है, इसका मेन यहाँ पे सही जो पॉइंट पूछा गया है वो क्या है? आप लोग भी आंसर मार्क कीजिए कि सही आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा। तो जो RU486 है, क्या है? RU486 है फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। क्या है? फर्स्ट स्टेरॉइडल एंटी प्रोजेस्टेरोन है। इसका मेनली यूज़ ह्यूमन प्रेगनेंसी को इंटरप्ट करने के लिए या फिर अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एज एन ऑप्शन के आप बात करते हैं तो आंसर आपका D होगा। इट कैन कॉज डिलेड मेंस्ट्रुएशन। जो मीफेप्रोस्टोन है, इसका दूसरा नाम क्या है? मीफेप्रोस्टोन। और R486 मेडिकेशन है, जनरली मीजोप्रोस्टोल के साथ मिक्स करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में यूज़ की जाती है। अबॉर्शन के लिए ये यूज़ की जाती है, जो कि 97% तक इफेक्टिव है। अब यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी इनिशियल टाइम की हो तभी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। कहा है कि 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी हुए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अबॉर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या करेगी? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। डज नॉट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इट हैज़ एफिनिटी फॉर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन ऑन द एंडोमेट्रियम एंड इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन बाय कॉजिंग स्लफिंग एंड शेडिंग ऑफ डेसिडुआ। और जो कि सिंगल डोज 10 mg का प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को 99.1 केसेस में। कितना? 99.1 केसेस में। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए थे कि ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगी, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके पास प्रोजेस्टेरोन को लेके एफिनिटी है कि ये इसके अगेंस्ट काम, प्रोजेस्टेरोन के अगेंस्ट काम करेगी। सिंगल डोज है जो इसका 10 mg का प्रेगनेंसी को प्रिवेंट नहीं करेगा।
फिर यहाँ पर डिलेड मेंस्ट्रुएशन, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डिलेड मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। तो यदि कोई माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, नर्सिंग मदर है, तो कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, प्रोप्रेनोल, सेफेलोस्पेरिन, जिडोबिडिन या फिर सल्फोनाइल यूरिया। तो जो मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेट होगी ब्रेस्ट फीडिंग में वो कौन सी होगी, तो होगी सल्फोनाइल यूरिया। कौन सी, सल्फोनाइल यूरिया, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है और यहाँ पर डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 2 को मैनेज करने में यूज़ की जाएगी। लेकिन ये ब्रेस्ट फीडिंग, यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस केस में क्या होगी, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। नेक्स्ट वन इज रैमसे स्केल इज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। रैमसे स्केल किसको असेस करने में यूज़ किया जाता है, सेडेशन को, पेन को, अराउजल को, कि ऑल ऑफ दी अबव को। तो जो रैमसे स्केल है किसको असेस करने में यूज़ होता है, तो यूज़ की जाती है सेडेशन के लिए। किसके लिए, सेडेशन के लिए। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली स्केल है रैमसे सेडेशन स्केल। इट डिवाइड्स पेशेंट्स लेवल ऑफ सेडेशन इनटू 6 कैटेगरी। इसमें पूरा लेवल ऑफ सेडेशन को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी, 6 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, फ्रॉम सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाएंगी वो किस तरीके से, जो सेडेशन स्कोर होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। पेशेंट इज एंजियस एंड एजिटेटेड और रेस्टलेस और बोथ, तब एक स्कोर दिया जाएगा। पर्सन क्या है, नींद आ रही है उसको लेकिन नहीं भी आ रही है। दूसरे में कोऑपरेट ओरिएंटेड एंड ट्रैंक्विलाइज्ड, मतलब पर्सन को लग रहा है कि अब वो सो जाएगा, तो इसमें 2 स्कोर दिए जाएंगे। पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू कमांड्स ओनली, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं उन चीज़ों को पेशेंट जब मान बस रहा है तो 3 स्कोर दिया जाएगा। पेशेंट एग्जिबिट ब्रिस्क रिस्पॉन्स टू लाइट, ग्लैबुलर ट्रैप और लाउड ऑडिटरी स्टिमुलस, जब पर्सन कुछ आप शोर शराबा करेंगे तब भी बहुत ही कम तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, तो वो होगा 4 स्कोर आपका। फिर यहाँ पर पर्सन कोई भी आपने बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ किया है, कुछ भी किया, तब पर्सन बहुत ही इवन क्या है, रिस्पॉन्स कम ही देगा, ना कि बराबर देगा। जब पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा मतलब पेशेंट क्या है, कंप्लीटली सेडेस्ट हो चुका है। तो ये रैमसे सेडेशन स्केल क्लियर। 6 स्कोर यहाँ पे 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा सेडेशन को 6 कैटेगरी में, इसमें एजिटेशन से लेकर डीप कोमा तक, सीवियर एजिटेशन टू डीप कोमा तक। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपको एक एग्जाम्पल याद होगा कि आप गेट लॉक करके आए, आप फिर से दोबारा से चेक करने जाएंगे कि आपने गेट लॉक किया है नहीं, तीसरी बार जाएंगे तो क्या, OCD है। फिर यहाँ पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा, डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन या फिर सेरोटोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब रहेगा OCD में वो कौन सा होगा, वो होगा सीरोटोनिन। कौन सा, सीरोटोनिन। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन रूटीनली किसी भी काम को रिपीटेड करेगा, जिसको हम कंपल्सन करेंगे, कंपल्सन कहेंगे, और जो काम आपके जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो वो ऑब्सेशन कहलाएगा। मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको गेट लॉक करने जाना है, गेट पहले से लॉक है, आपको लगता है कि दोबारा से आप गेट लॉक करने जा रहे हैं, तो आपके मन में थॉट आ रहा है कि गेट अनलॉक है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्सेशन। जब आपने जाके फिर से गेट लॉक कर दिया तो ये हो गया आपका क्या, कंपल्सन, मतलब आपने वो काम जाके कर दिया। रूटीनली रिपीटेशन मतलब कंपल्सन, और सर्टेन थॉट्स इन योर माइंड, बार बार आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं तो वो है आपका ऑब्सेशन। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होने की बात हो रही है वो है सीरोटोनिन। न्यूरोट्रांसमीटर देखिए कितने होते हैं, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, गाबा, ग्लूटामेट और एंडोर्फिन्स। तो ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। फाइट और फ्लाइट के लिए क्या है, एड्रेनालिन, क्या है, एड्रेनालिन। डोपामाइन है आपके प्लेजर के लिए। मूड न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है सीरोटोनिन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका यदि इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, यदि एसिटाइल कोलिन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तब मरीज डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, घट जाएगा तो अल्जाइमर का, इसका
यदि डिप्रेशन में पूछे तो हाई होगा क्या, एसिटाइल कोलिन, कम होगा एसिटाइल कोलिन किसमें, अल्जाइमर वाले मरीज में। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल यदि बढ़ जाए, हाई हो जाए, तब मैनिया, एंजाइटी स्टेट और सिजोफ्रेनिया होगा। कम हो जाए तो डिप्रेशन। अब दो हैं जो फिर आता है सोमेटोस्टैटिन, हंटिंगटन डिसीज कॉज करेगा, बढ़ेगा, और घटता है तो अल्जाइमर्स। फिर आता है डोपामाइन, डोपामाइन बढ़ता है मैनिया में, सिजोफ्रेनिया में, कम होता है पार्किंसंस, अल्जाइमर्स में, डिप्रेशन में। सीरोटोनिन, डिप्रेशन में इसका लेवल घटेगा, इसीलिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो किसके लिए दी जाती हैं, सीरोटोनिन के लेवल को हाई करने के लिए। मैनिया में इसके अपोजिट होगा, मैनिया में सीरोटोनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए दिए जाते हैं मेडिसिन। एंजाइटी में क्या होगा, बढ़ेगा। तो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका यदि डिस्टर्बेंस होता है तो आपकी बॉडी किस तरीके से असर दिखाएगी, वो यहाँ पे डिसीज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट वन इज द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन्स। तो ऐसा इन्फेक्शन जो एनिमल्स से ह्यूमन में होता है वो क्या कहलाएगा, पेट्यूसिस, प्लेग, मलेरिया या फिर पोलियो। तो जो इन्फेक्शन एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग में हो रहा है कहलाता क्या है, जूनोटिक। क्या कहलाएगा, जूनोटिक। और यहाँ पर जूनोटिक क्या है, प्लेग, जो कि इन्फेक्टेड रेड फ्ली के बाइट करने से होगी। अब वो इन्फेक्टेड रेड फ्ली आएंगी कहाँ से, किसी भी रोडेंट्स के ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर जो जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन में होने वाली प्रॉब्लम, और वो यहाँ पर क्या है, प्लेग। क्या है, प्लेग। प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है, और जनरली जो इन्फेक्टेड रैट है या फिर माउस है तो उनके जो ये कहेंगे हम यूरिन है, फीकल मटेरियल, उस पर बैठ के जब ये आएंगी, जो भी फ्ली हैं स्पेशली फ्ली, जब वो ह्यूमन बीइंग को बाइट करेंगी तो जो एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपको डिसीज कॉज करेगा। नेक्स्ट वन इज मलेरिया इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का इन्फेक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन थ्रू प्लेसेंटल डिफेक्ट। तो ये बिल्कुल होगा, वर्टिकल का मतलब है माँ से बच्चे में। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिस मॉस्क्यूटो थे तो मेन कॉज है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। मलेरिया इन्फेक्शन इन सभी के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज हुकवॉर्म पेनिट्रेट इनटू द बॉडी बाय पेनिट्रेटिंग द स्किन ऑफ। तो जो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन है, हुकवॉर्म आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं, लेकिन ये बॉडी के किस पार्ट से अंदर जाएंगे, फूट से, हेड से, हैंड से कि ईयर से। तो हुकवॉर्म आपकी बॉडी में जब आप बेयर लेग होंगे, मतलब बिना चप्पल जूते के जाते हैं, तब आपके पैरों के थ्रू, फूट के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म, जिसको फ्लीरीफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट क्या करेंगे, आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जिसको आप पटार भी कह सकते हैं यदि नॉर्मल वे में आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या है, इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म आपकी बॉडी में बेयर फूट्स के थ्रू क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। फिर वहीं पर ये बड़े होंगे, पनपेंगे और 1 से 4 को बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन सी सर्जरी की जाएगी, थाइमेक्टोमी, पैलिडोटोमी, सिम्पैथेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। माइस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम होता है प्टोसिस, ड्रूलिंग ऑफ आईलिड्स। तो यहाँ पर जो प्टोसिस है और माइस्थेनिया ग्रेविस की यदि सिचुएशन होती है तो जो सर्जरी के थ्रू क्या किया जाएगा, थाइमेक्टोमी सर्जरी यहाँ पे की जाती है। थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में क्या होगा, मसल वीकनेस होगी, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा, वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब आपका कंट्रोल नहीं होगा, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे। और इसमें मेनली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो होता है थाइमस ग्लैंड, और इसमें पूरी थाइमस ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया जाएगा, जो प्रोसीजर कहलाएगा थाइमेक्टोमी। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज ग्लूकोज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ। यदि CSF जो ग्लूकोज का लेवल है CSF में कम हो जाए तो ये क्या बताएगा कि एंसेफेलाइटिस हुई है,
वायरल मेनिंजाइटिस है, ब्रेन एब्सेस है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। कौन सी बीमारी हुई है? यदि ग्लूकोज का लेवल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कम हो जाता है तो तब ये बताएगा कि पर्सन को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुई है। हाइपोग्लाइकोरेसिया या फिर लो ग्लूकोज लेवल इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि जनरली जब बैक्टीरियल, फंगल और ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस होता है तभी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम होगा। बेस्ड ऑन ऑप्शन के हम बात करते हैं तो जब भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है तभी सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल कम होगा और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट वन इज कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग फेनिटोइनिस। तो फेनिटोइन किसके लिए यूज़ की जाती है? जनरली एपिलेप्टिक पर्सन के लिए। फेनिटोइन का जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? ब्लीडिंग गम, जिंजिवल हाइपरप्लासिया, कुछ गोनोइड अपीयरेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो साइड इफेक्ट कॉमन पूछा है फेनिटोइन का, वो होगा जिंजिवल हाइपरप्लासिया। क्या है? ओवर ग्रोथ ऑफ गम्स टिश्यू अराउंड द टीथ। जिंजिवल हाइपरप्लासिया का मतलब क्या है? जो आपके गम्स टिश्यू है उसके चारों तरफ ज़्यादा ग्रोथ का होना। जो फेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, इसके और अदर साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये क्या है? हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस है, फीलिंग ऑफ स्प्रिंग, ड्राउजीनेस, ये सब क्या है? इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन इसका जो एज एन एग्जाम बेस्ड आने वाला कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफेक्ट होता है, वो है जिंजिवल हाइपरप्लासिया। और ये जनरली मेडिसिन के अलावा यदि आप पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं कुछ और मेडिकेशन के कारण तब भी आपको हो सकता है। तो यदि हम फेनिटोइन की बात करें तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट होगा इस ड्रग का वो क्या होगा? जिंजिवल हाइपरप्लासिया। मतलब आपके दांतों के यहाँ पर जो मसूड़े हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो मास्क लाइक फेस किसका क्लिनिकल फीचर है? मेंटल रिटार्डेशन का, पार्किंसंस डिसीज का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कि ग्लिनवेयर सिंड्रोम का। तो मास्क लाइक फेस देखने को मिलता है किसमें? पार्किंसंस डिसीज में। इसमें पार्किंसंस डिसीज में। नेक्स्ट वन इज Ram, a 32-year male has been admitted to the intensive care unit following a motor vehicle accident. Assessment found a positive killing sign. What does this indicate? यदि यहाँ पर राम नाम का पेशेंट है, 32 साल का है, मोटर एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के मरीज आया है, पॉजिटिव कुलिन साइन देखने को मिल रहा है। तो ये पॉजिटिव कुलिन साइन का मतलब क्या है? हीमोथेरेक्स है, स्कल फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है कि रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। यहाँ पर एक क्या है? कुलिन साइन। आपने पढ़ा है कुलिन साइन किसमें देखने को मिलता है? देखने को मिलता है पैंक्रियाज वाले मरीज में। किसमें? पैंक्रेटाइटिस वाले मरीज में। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर वाले पेशेंट में इस तरीके से। क्लीन इज द हेमरेजिक डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया ड्यू टू इंट्रापेरिटोनियल हेमरेज। किसी भी रीजन से यदि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? कुलिन साइन। और यहाँ पर जो फ्रैक्चर हुआ है वो हुआ है रेट्रोपेरिटोनियम कैविटी में फ्रैक्चर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जो ब्लीडिंग जैसे दिख रहा है रेट्रोपेरिटोनियल फ्रैक्चर है। ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन दोनों देखने को मिलते हैं किसमें? पैंक्रेटाइटिस में। नेक्स्ट वन इज एट्रोपिन इज कॉमनली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन इफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक्स टू रिड्यूस। तो एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है जनरली कोई भी एनेस्थीसिया देने के पहले। क्यों? मसल टोन के लिए, सीक्रेशन के लिए, कि नोजिया वॉमिटिंग के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो एट्रोपिन यूज़ की जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए। सीक्रेशन कम होगा तभी एस्पिरेशन से प्रिवेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इधर सर्जरी चल रही है, मरीज इधर एस्पिरेट कर गया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप होगी। नेक्स्ट वन इज अर्ली फीचर्स ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग आर। तो पॉइजनिंग का जो अर्ली यदि एस्पिरिन ओवरडोज हो जाती है या फिर इसकी टॉक्सिसिटी होती है तो क्या अर्ली साइन होंगे? रैसेस आएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, रिंगिंग सेंसेशन होगा ईयर्स में कि हेडेक होगा। एस्पिरिन का जो फर्स्ट क्लासिकल ओवरडोज वाला साइन होता है वो होता है टिनिटस। क्या होगा? टिनिटस। दैट मीन्स रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। आपको कानों में लगेगा कि जैसे
घंटी बज रही है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम स्कोर ऑफ MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। MMSE का मैक्सिमम स्कोर कितना होता है? 13, 47, 30 या फिर 55। MMSE साइकेट्रिक में यूज़ किया जाता है। तो MMSE का जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 30। इस तरीके से आपने जब अपनी साइकेट्रिक ड्यूटी की होगी, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में गए होंगे 3rd ईयर BSc में, तो आपने ये भरा होगा, ये फॉर्म टाइप से है जो आपके पास, ये मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मतलब MMSE स्कोर के अकॉर्डिंग जब पर्सन का स्कोर 24 से 30 हो, मतलब पर्सन में नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, 18 से 23 है तो माइल्ड, और 0 से 17 है तो सीवियर, मतलब पर्सन को कुछ भी याद नहीं है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और फॉल्स्टीन टेस्ट, दूसरा नाम है फॉल्स्टीन टेस्ट, 30 पॉइंट क्वेश्चनायर है जिसमें क्लिनिकली या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आई थिंक MMSE का क्वेश्चन OSSC के एग्जाम में भी रिसेंट में पूछा गया था, आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंडीशन इन विच चाइल्ड इज पुलिंग आउट हेयर। कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चे अपने बाल खींचने लगते हैं? इमिप्रामाइन में, एक्रोफोबिया में, ओलेंजापाइन में कि ट्राइकोटोलोमेनिया में? कौन से केस में बच्चे अपने खुद के बाल खींचने लगते हैं? इवन आजकल तो बड़े भी खींचने लगे हैं, वो कहलाता है ट्राइकोटिलोमेनिया। क्या है? ट्राइकोटिलोमेनिया, जो कि एक तरीके से बच्चों में कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे या फिर कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, तब वो अपने खुद के बाल नोचना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज नॉट अवेयर ऑफ हिज और ऑन मेंटल इलनेस, इट्स कॉल्ड। जब पर्सन अपने आसपास के बिहेवियर से अनभिज्ञ हो या फिर हमें कहें कि उसको कुछ भी पता ना हो, तो क्या कहलाएगा? डिसओरिएंटेशन, लैक ऑफ इंसाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर अनकॉन्शियसनेस। पर्सन व्हेन इट्स नॉट अवेयर ऑफ हिज और हर ऑन मेंटल इलनेस, उसको अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है, तो क्या कहलाएगी? लैक ऑफ इंसाइट। नेक्स्ट वन इज विटामिन ए इन वेजिटेबल सोर्स इज कॉल्ड। विटामिन ए यदि वेजिटेबल सोर्स के थ्रू पूछा जाता है तो क्या रेटिनॉल है, कैरोटीन है, पेंटोथेनिक एसिड है कि कैल्सीफेरॉल है? तो विटामिन ए के लिए जब वेजिटेबल सोर्स से पूछते हैं तो ये कहलाएगा कैरोटीन। क्या होगा? कैरोटीन। रेटिनॉल होगा जब एनिमल फूड के थ्रू मिलेगा। याद रखें, यदि वेजिटेबल सोर्स पूछे, विटामिन ए का वेजिटेबल सोर्स पूछे तब कैरोटीन, और यदि विटामिन ए का एनिमल सोर्स पूछे तब रेटिनॉल। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन ए। तो कैरोटीन का मतलब अल्फा कैरोटीन हो सकता है, बीटा कैरोटीन हो सकता है, जो कि आपको फल फूल सब्जियों से मिलेगा, लेकिन रेटिनॉल आपको एनिमल बेस्ड फूड से मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच पोजिशन शुड बी गिवन फॉर अ वुमन ड्यूरिंग यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यदि किसी फीमेल लेडी को आप क्या कर रहे हैं, फीमेल को कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन, डॉर्सल, फॉलोअर्स की ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि किसी फीमेल क्लाइंट को आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते हैं तब आप उसको डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। मेल में आपको यदि लगता है कि मेल में कैथेटराइजेशन करना ईजी है, तो नहीं, मेल में कैथेटराइजेशन प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व शेप हो जाता है एस शेप में, तो मेल का जो यूरेथ्रा है क्या है, लॉन्ग साइज का रहेगा, बट फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट साइज का रहता है, इसलिए यूटीआई भी सबसे ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज विच मैन्यूवर इज सीन इन दिस इमेज। यहाँ पर लोअर एब्डोमेन की तरफ दो हाथ दिख रहे हैं, तो कौन सा मैन्यूवर दिखाया जा रहा है? लॉबसेट, डनकेन, क्रेट्स या फिर वालसाल्वा मैन्यूवर। सभी मैन्यूवर आपने पढ़े हुए हैं, आंसर दीजिए कि कौन सा मैन्यूवर यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। तो ये कहलाएगा क्रेट्स मैन्यूवर। कौन सा? क्रेट्स मैन्यूवर। इसका यूज कब किया जाता है? जब प्लेस योर palms flat on the patient's abdomen just below the navel, then apply gentle firm pressure and move downward toward the symphysis pubis। तो ये क्या है? ये क्रेट्स मैन्यूवर। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्रेट्स
मैन्यूवर। तो जो यहाँ पर क्रेट्स मैन्यूवर है ये आपको एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्रेट्स मैन्यूवर का यूज़ कब किया जाता है? टू वॉइड यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर ऑफ एन इंडिविजुअल। ऐसे पर्सन को यदि यूरिन पास नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिए, ब्लैडर के यहाँ पर फर्मली प्रेशर लगाया जा रहा है। क्यों? यदि पर्सन को यूरिन पास नहीं हो रही है तो उस यूरिन को बाहर निकालने के लिए क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। किसी डिसीज़ के कारण या फिर किसी और रीजन से आपने यूरिन जाना था, आप फिर नहीं गए, भूल गए, फिर आपको यूरिन पास नहीं हो रही है, सूसू नहीं आ रही है, तभी क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाएगा। बहुत ही फर्मली प्रेशर लगाया जाएगा एब्डोमेन जस्ट बिलो द नेवल के, फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाएगा क्योंकि यहीं ब्लैडर रहेगा ताकि आप यूरिन पास कर सकें। तो यूरिन को पास करने के लिए क्रेट्स मैन्यूवर अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज इन इमेज क्विलिन साइन एंड ग्रे टर्नर साइन सीन, दोज आर द क्लासिकल साइन ऑफ विच डिसीज। अब बताइए आप लोग, यहाँ पर एक इमेज में क्विलिन साइन दिख रहा है, एक में ग्रे टर्नर साइन दिख रहा है, तो किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? पैंक्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, अपेंडिसाइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो साइन दिखाए जा रहे हैं ये किस में देखने को मिलेंगे? ये देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किस में? पैंक्रेटाइटिस में। क्विलिन है इरेगुलर हेमरेजिक पैचेस है अराउंड द अम्बलाइकस, ये रहे। ग्रे टर्नर है बाइलेटरल फ्लैंक ब्रूसिंग और इकोमाइसिस, जो कि क्लासिकल फाइंडिंग होती है रेट्रोपेरिटोनियम या फिर किडनी या फिर पैंक्रियास के आसपास ब्लीडिंग होने के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, मर्फी साइन इज सीन इन विच डिसीज। मर्फी साइन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? कोलिसिस्टाइटिस, कोलीलिथियासिस, मल्टीपल माइलोमा या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट का 3 ट्रायड साइन आपको एग्जाम में आता है, कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस। तो कोलीलिथियासिस का मतलब होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन का फॉर्मेशन होना। अब कोलिसिस्टाइटिस में मर्फी साइन देखने को मिलेगा। गॉल ब्लैडर डिसीज के लिए एक टेस्ट तरीके से किया जाएगा। वाइल द एग्जामिनर हुक्स हिज फिंगर अंडर द लिवर बॉर्डर एंड प्रेसेस, एनिलेशन कॉज द गॉल ब्लैडर टू डिसेंड प्रोड्यूसिंग पेन और इफ इट इज इन्फ्लामेशन। तो गॉल ब्लैडर की डिसीज को असेस करने के लिए, मतलब कोलिसिस्टाइटिस को चेक करने के लिए मर्फी साइन है जो साल 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर फॉर ऑल द एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होगा, जो आपकी ब्रोंकाई है वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन होगा। तो अब वो इन्फेक्शन जनरली बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसको देखने में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोंकियल रिएक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, तो ये क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस है और जनरली वायरस के थ्रू होगा और मेनली बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसमें। तो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई तो ये हो गए जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए। अब इसका जो है पूरा 2 पार्ट डिवाइड हुए तो इसके इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस जो ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर है, इसमें इन्फेक्शन होता है, वो कहलाएगा ब्रोंकियोलाइटिस। तो इन ब्रोंकियोलाइटिस में ब्रोंक्यूल्स जिसको हम कहते हैं, आइटिस जोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकियोलाइटिस। और इसका जो इन्फेक्शन है जनरली उन बच्चों को होगा जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। नेक्स्ट वन इज Which of the following immunization should be given to a child who is HIV positive and immune compromised? कौन सी वैक्सीन आप देंगे जिस बच्चे को HIV हो, HIV पॉजिटिव और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो, मतलब वीक हो? MMR देंगे, OPV देंगे, IPV देंगे कि रोटा वायरस देंगे? जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इम्यूनिटी क्या हो? कंप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे आप जो वैक्सीन देंगे वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? IPV वैक्सीन, क्योंकि वेरिसेला एंड जूस्टर वैक्सीन है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो उसमें हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन के लिए हम वेरिसेला और जूस्टर वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी? IPV वैक्सीन। कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100 डे कफ, 100 दिन की खांसी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया है? कोलेरा, TB, पर्टिसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव? कोलेरा के लिए तो राइस वाटर स्टूल के नाम से जो इसका क्लासिकल साइन है आपका
टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस ही आप कहेंगे। पर्ट्यूसिस जिसको 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ क्या है यहाँ पर 100 दिन की खांसी है। इसमें बार्किंग कब देखने को मिलेगी? बार्किंग मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है उस तरीके की खांसी चलेगी तो कि 100 दिन तक चल सकती है, तो क्या है? पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से डिसीज़ होगी, इसमें 100 दिन की खांसी कहा जाएगा। इसमें नाक बहेगी, फीवर होगा, माइल्ड कफ होगा और ये कुछ ही दिनों में कुछ ही वीक में सिम्टम अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा? कितना ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में? 2000, 1500 या फिर 400? जो ब्लड फ्लो होगा फीटल से प्लेसेंटा से फीटल में वो होगा 500 ml। कितना? 500 ml। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इस दिन में सबसे कॉमन क्या देखने को मिलेगा? डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर बताइए, सबसे कॉमन दिमाग की प्रॉब्लम है यहाँ पे कौन सी है? साइकेट्रिक समस्या क्या है? तो वो कहलाएगी यहाँ पर क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन आप आजकल आए दिन हर एक पर्सन में देख सकते हैं। आजकल आप डिप्रेशन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होता है, मतलब मूड चेंज रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं उसको कि सीधा जो मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट देने की ज़रूरत है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कॉमनली एज़ कम्पेयर टू आर डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, पैरोनिया से कंपेयर करते हैं डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलता है। If a baby born with birth weight is 2.8 kg, then it means baby is। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 2 किलो 800 ग्राम है तो बच्चे का वजन है जो बर्थ वेट है जो कैसा माना जाएगा? लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर डेट या फिर नॉर्मल बर्थ वेट। ये क्वेश्चन में से आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो ESIC का पेपर होता है उसमें मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं, लेकिन UPSC के थ्रू हो रहा है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको वन लाइनर की जगह 4 लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पेपर देखने में आपको लगेगा कि बहुत इजी है, जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ESIC का पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के हार्ड आए। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2.8 kg है मतलब बच्चा कैसा है? लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट का मतलब होता है कि जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हुआ हो। क्या होगा? 2.5 kg से कम हुआ हो। VLBW की कैटेगरी में आएंगे लेस देन 2 kg वाले बच्चे। स्मॉल फॉर डेट में आएंगे मतलब 37 वीक कंप्लीट हो चुकी है प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए हैं क्या है? उनकी हाइट, लेंथ, वेट सब क्या है? छोटा है। नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 kg से लेके 2.5 kg के आगे जितना भी वजन होता है वो किस में आते हैं? नॉर्मल बर्थ वेट में। किसमें? नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 to 3.5 kg आता है नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज़ में। अब यहाँ पर आपको 2.8 kg पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा नॉर्मल बर्थ वेट। ये देखिए वेरी लो बर्थ वेट में आएंगे 1500 वाले। कैसे? 1500 वाले VLBW वाले में कि जिनका वजन 1500 ग्राम से भी कम और 1.5 kg से भी कम। एक्सट्रीम में 1 kg वाले आते हैं और जिनको मतलब जेस्टेशनल एज पूरी हो गई हो लेकिन उसके बाद भी वो पैदा हो जाते हैं 1 kg तक के, तो उनको SNCU में है जो एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बर्थ वेट, VLBW, वेरी लो बर्थ वेट और ELBW, इनके जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यदि बनता है तो यहाँ पे आपको इनके यदि आपको इसमें से क्वेश्चन बनता भी है तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि इतने वजन का बच्चा है तो कैसे उसकी केयर की जाएगी। तो यदि 2.5 kg से कम वेट का बच्चा है मतलब 2.5 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा है और 2 kg से ऊपर का है तो इसको KMC केयर के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है यदि कोई अदर इशू ना हो। यदि 1500 ग्राम का है तो इसको होम केयर की जगह हॉस्पिटल में रख के ही इसकी केयर की जाएगी। और ELBW और VLBW वाले बच्चों को NICU में एडमिट करके उनको ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको
इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज है, कौन सी स्टेज टोडलर में कंसीडर की जाएगी? 0 to 28 डेज, 28 to 1 ईयर, 28 डेज टू 1 ईयर, या फिर 1 ईयर to 3 ईयर, या फिर 3 to 6 ईयर। किस एज ग्रुप के लिए यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा टोडलर? टोडलर जो कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे जिद करने वाले बच्चों में भी आप मान सकते हैं, सबसे गुस्सा आने वाले बच्चों में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो वो एज होती है 1 से 3 साल तक के। कितने की? 1 से 3 साल तक की एज कौन सी एज कहलाती है? टोडलर एज ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि 0 से 28 दिनों का। 0 से 28 दिन के बच्चे कहलाते हैं क्या? न्यूनेट। क्या होंगे? न्यूनेट और न्यूबॉर्न बेबी। ये देखिए पूरा ड्यूरेशन दिया गया है। न्यूनेट और न्यूबॉर्न का मतलब 0 से 28 दिन के। इन्फेंसी में 28 से 1 साल तक के बच्चे, 28 दिन से 1 साल के। टोडलर 1 से 3 साल। प्री स्कूलर मतलब 3 से 6 साल, जो LKG UKG पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो, नर्सरी वाले बच्चे। स्कूलर जो 6 से 6 ईयर टू 10 ईयर तक। और एडोलेसेंट कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक। कितना? 10 to 19 ईयर तक। याद रखें, एग्जाम में आता है। अर्ली एडोलेसेंट मतलब 12 से 14, मिडिल 14 से 16, और लेट 16 से 20 और 21 साल से एडल्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 मंथ? 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, या फिर 90 सेंटीमीटर। लेंथ है जो नॉर्मल 3 महीने के बच्चे की कितनी हो सकती है? बेबी की 3 महीने में लेंथ कितनी हो सकती है? लंबाई, हाइट। तो जनरली जन्म के समय एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की बात करें हम तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर तक। कितना? 45 से 50 सेंटीमीटर तक तो नॉर्मली ही होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन 3 महीने की बात की जा रही है। 3 महीने में कितना हो सकती है? 60 तक। कितनी? 60 तक और 60 सेंटीमीटर तक। देखिए, एवरी 3 मंथ 5 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ इज इंक्रीज टिल 1 ईयर ऑफ एज। ये फंडा आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा बच्चे की जो हाइट है वो 3 महीने में कितनी होगी, तो हर 3 महीनों में बच्चा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता है शुरू के 1 साल तक। ये भी याद रखें, शुरू के स्टार्टिंग के 1 साल तक बच्चे की हाइट हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी। लंबाई और हाइट दोनों कह सकते हैं आप, शुरू के 1 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस भी हम देखते हैं, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़े हैं तो ये भी पता होना चाहिए आपको। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे का वजन, हाइट, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेड सरकमफेरेंस जन्म के समय बच्चे का होता है 34 से 35 सेंटीमीटर तक। कितना? 34 से 35 सेंटीमीटर तक। और 2 महीने में 38, 3 महीने में 40, एवरी 1 मंथ में 2 सेंटीमीटर बढ़ते जाएगा। 6 मंथ में 42 to 43 सेंटीमीटर। अभी देखिए, हेड सरकमफेरेंस है 3 सेंटीमीटर, इट अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस। यहाँ पर चेस्ट सरकमफेरेंस है, चेस्ट सरकमफेरेंस है कम होता है हेड सरकमफेरेंस के। चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो 31 सेंटीमीटर हो। कितना? 31 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस है 1 साल की उम्र में कितने हो जाते हैं? इक्वल। कैसे? इक्वल। और आफ्टर चेस्ट सरकमफेरेंस है जो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेड सरकमफेरेंस के 1 साल की उम्र के बाद। ये याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर? यूआईपी को भारत ने कब स्टार्ट किया गया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन है नवंबर 1986,
नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1992? कब है जो किए गए थे? तो यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हुआ था 19 नवंबर 1985 को। याद रखना है 19 नवंबर, यहाँ पर डेट भी लिख देती हूँ। नवंबर 1985 को यूआईपी आया था। इसके पहले था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में, मई 1974 में आया था, लेकिन भारत में 1978 में। ऐसे यदि यहाँ पे इंडिया में पूछ ले तो 1978 में आपको बताना है। कब? 1978 में बताना है। क्या? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लेकिन यूआईपी पूछे 19 नवंबर 1985 में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था मई 1974 में, और इंडिया में बात करें हम तो 1978 में। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय। बट बिफोर दैट मैं बता दूं कि जो भी लोग पहली बार सीएचओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सीएचओ प्लस एनएचएम के पेपर्स अवेलेबल हैं। आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस करना है। आपके लिए 25 पेपर्स, जिसमें आपके एनएचएम प्लस सीएचओ के पेपर्स इंक्लूडेड होंगे, तो वहाँ पर आपको 25 पेपर से भी ज़्यादा आपके पेपर रहेंगे, जिसका चार्ज ओनली आपको 299 रुपीज़ बस लगने वाला है। डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट करके कांटेक्ट करके उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं, और सभी पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी ऑफिशियल होंगे, सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन फॉर लैक्टेशन इज बाय। तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन क्या है लैक्टेशन के लिए? मेटक्लोप्रामाइड, सकलिंग, पीपीएच या फिर ब्रोमोक्रिप्टिन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन है तो ड्रग यूज़ की जाती है जो भी माँ अपने बच्चे को फीड नहीं कराना चाहती हैं उनके लिए। क्लियर? जो माएँ अपने बच्चों को किसी रीज़न से फीड नहीं कराना चाहती, या बच्चे की इनकेस डेथ हो गई हो आफ्टर द डिलीवरी, बट मिल्क बन रहा है, तो उस मिल्क को स्टॉप करने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन यूज़ की जाती है। स्टिमुलेशन की बात की जा रही है। जो लैक्टेशन प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट कौन करेगा? तो जो ड्रग होगी या फिर जो कंडीशन होगी वो होगी सकलिंग। बेबी जितना ज़्यादा सक करेगा उतना ज़्यादा लैक्टेशनल प्रोसेस अच्छी रहेगी, मिल्क बनेगा, क्योंकि बेबी के सक करने से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ब्रेन को सिग्नल देगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क बनाने का काम करेगा, और ऑक्सीटोसिन जब बेबी सक करेगा तो ऑक्सीटोसिन एक्टिवेट होगा, आफ्टर दैट क्या करेगा? मिल्क इजेक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन बन गए। पहला, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन तो क्या होगा? सकलिंग, बेबी का ब्रेस्ट को सक करना। दूसरा आपका बनता है कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है यदि माँ अपने बच्चे को फीड नहीं कराना चाहती है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि जो भी लैक्टेशनल मेथड है, लैक्टेशनल मेथड की अलग अलग स्टेप होते हैं। यहाँ पे देखिए आप, पहली होती है मेमोजेनेसिस, मतलब ब्रेस्ट है जो डेवलपमेंटल स्टेज में ब्रेस्ट है वो फंक्शनल स्टेट में भी है। मेमोजेनेसिस का मतलब है ब्रेस्ट का फंक्शनल स्टेट में डेवलप होना। दूसरा स्टेप होता है लैक्टोजेनेसिस, मतलब सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट एल्वियोलाई। तो ब्रेस्ट एल्वियोलाई में क्या होगा? मिल्क का सिंथेसाइजेशन होना, और आफ्टर जब बेबी सक करेगा तो उस मिल्क का सीक्रेशन भी होना। गैलेक्टोकाइनेसिस मतलब कुछ है जो इजेक्ट किया जाना है, और यहाँ पर हेल्प करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इजेक्शन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट। लास्ट में प्रोसेस होती है गैलेक्टोपोइसिस। तो ऐसा नहीं है कि मिल्क बनते जा रहा, कुछ टाइम पे मिल्क ख़त्म भी होगा, तो उस प्रोसेस को मेंटेन करके रखना क्या है? गैलेक्टोपोइसिस। जैसे यूट्रस का इन्वोल्यूशन होता है कि यूट्रस वापस से अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होती है, वैसे ही यहाँ पर ब्रेस्ट भी आफ्टर जब बेबी फीड करना स्टॉप कर देते हैं, लैक्टेशनल मेथड स्टॉप हो जाती है, तो ब्रेस्ट भी क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और जो माएँ बच्चे को फीड नहीं कराती हैं, या फिर पोस्ट लैक्टेटिंग मदर है, मतलब फीड कराने के बाद बच्चे ने ब्रेस्ट मिल्क है जो छोड़ दिया है, उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या है? इन्वोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट इज आफ्टर द डिलीवरी द डोजेज ऑफ टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट विथ विटामिन D3। तो विटामिन B3 और कैल्शियम कार्बोनेट का कितना डोज दिया जाता है? विटामिन B3 और कैल्शियम कार्बोनेट की टैबलेट दी जाती है
कितना डोज दिया जाता है आफ्टर द डिलीवरी? 1 tablet a day for 6 months, 2 tablet a day for 6 months, 2 tablet a day for 9 months या फिर 3 tablet a day for 6 months। और ये क्यों दिया जाता है? प्रेगनेंसी में तो कैल्शियम दिया ही जाता है, विटामिन D3 दिया जाता है, लेकिन ये आफ्टर द डिलीवरी भी दिया जाता है माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी, ताकि जो माँ बच्चे को फीड कराती है तो उसको ज़्यादा कैलोरीज, ज़्यादा मिनरल्स, हर एक चीज़ ज़्यादा की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा है जो पूरा माँ पे डिपेंडेंट रहेगा, इसीलिए एक्स्ट्रा कैलोरीज, माँ की बोन्स की जो डेंसिटी है वो भी कम होने लगती है फीडिंग कराने के टाइम पर, इसीलिए माँ को क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और विटामिन D3 की है जो 2 टैबलेट 6 महीने तक कंटिन्यू करने के लिए कही जाती हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी आइडेंटिफाइड एज हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन सी है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आइडेंटिफाई नहीं की जाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है G2P1A0L1। ए यहाँ पर GTPL स्कोरिंग है 38 वीक्स विथ प्रीवियस LSCS। G1P0A0L0 34 वीक्स प्रेग्नेंट विथ प्री एक्लेम्सिया। G1P0A0L0 38 वीक्स एंड हाइट 156 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ध्यान से देखें आप। फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कि ग्रेविडा 2 टाइम्स है, प्रीटर्म प्रेगनेंसी एक हो चुकी है, अबॉर्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक लाइव बर्थ है, 38 वीक की प्रेगनेंसी, लेकिन इसके पहले LSCS हो चुका है। जो भी डिलीवरी LSCS से पहले हुई है तो दूसरी प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क में ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर? क्योंकि एक पहली प्रीटर्म हो चुकी है इसलिए। फिर दूसरे में कहा है कि G1 है, मतलब पहली बार प्रेग्नेंट है, ना लिविंग चिल्ड्रन है, ना अबॉर्शन हुआ, ना प्रीटर्म हुआ, लेकिन 34 वीक की प्रेगनेंसी है, साथ में हाई BP की समस्या है, प्री एक्लेम्सिया का केस है, तो ये भी हाई रिस्क होगा। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया एंड जो एक्लेम्प्टिक सीजर्स हो गए, हाई BP की समस्या हो गई, डायबिटीज़ हो गई प्रेगनेंसी में, ये सब क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है G1P0A0L0 38 वीक्स प्रेगनेंसी एंड हाइट 156 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन नंबर C, क्योंकि पहली बार प्रेग्नेंट है, ना प्रीवियस प्रीटर्म की हिस्ट्री है, ना अबॉर्शन की है, और हाइट भी अच्छी है, 156 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में कंसीडर की जाएगी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाता है जब माँ की उम्र या तो 16 साल से कम या फिर 35 साल से ज़्यादा हो, कुछ उसको क्रॉनिक डिसीजेज हों, जैसे कि हाई BP की समस्या हो गई, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियोवैस्कुलर और रीनल डिसीज़ हो गई, या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो गई। थायराइड प्रॉब्लम यदि माँ को होती है तो जो होने वाला बच्चा है वो मेंटली रिटार्डेड भी कभी कभी हो सकता है, चांसेस रहते हैं। RH आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन बनी हो माँ को तो भी है जो क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसीडर किया जाएगा। स्टिल बर्थ मतलब जो हिस्ट्री रही है प्रीवियसली माँ की है जो हिस्ट्री, मतलब पहले बच्चे यूट्रस में डेथ हुई हो बच्चे की, तो वो क्या है? हिस्ट्री में कंसीडर किया जाएगा। IUGR बेबी हो, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब 42 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई हो, तब एक से ज़्यादा जेस्टेशन हो, प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री रही हो, मतलब पहले बच्चे 37 वीक के पहले पैदा हो गया हो, या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की कंडीशन हुई हो। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब होगा कि जो सर्विक्स का जो यहाँ पर क्लोजिंग होती है म्यूकस प्लग के साथ में, लेकिन एक क्लोजिंग ना हो पाए, तब एक कंडीशन क्या ये यहाँ पर वीक रहेगा, जिसके कारण म्यूकस प्लग बन के भी ओपन हो जाए और अबॉर्शन हो सकता है, तो ये क्या है? सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की कंडीशन है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस को क्या कंसीडर किया जाता है? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। क्लियर? नेक्स्ट वन, इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। MPCHO का जब पहली बार पेपर हुआ था तब PPIUCD पूछा गया था। तो PPIUCD को इंसर्ट कब किया जाएगा? आफ्टर द डिलीवरी। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि डिलीवरी के बाद कितने घंटे के बाद आपको PPIUCD इंसर्ट करना है? विदिन 72 आवर, विदिन 48 आवर्स, विदिन 7 आवर, या फिर विदिन 14 आवर्स। कब PPIUCD है जो इंसर्ट करनी है आफ्टर द डिलीवरी? तो ये आपको विदिन 48 घंटों के, कितना?
48 घंटों के हैं जो इंसर्ट करना है। लेकिन यदि यहाँ पर पोस्ट प्लेसेंटल तीन यहाँ पर कंडीशन दी गई हैं, या तो 4 वीक के बाद डिलीवरी के, मतलब परपीरियम पीरियड के बाद कर सकते हैं। सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे अवॉइड करने के लिए भी कहा जाता है, और 48 घंटों का टाइम है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द नंबर ऑफ फीडिंग ट्यूब यूज टू फीड न्यूबॉर्न बेबी के लिए कितने साइज की फीडिंग ट्यूब यूज़ की जाएगी, 6, 8, 9 या फिर 10। यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर की बात की जा रही है, जो चौड़ाई है अंदर ट्यूब की कितनी होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी कि 10 होगी, ये होगी 6। कितना, 6 जो फ्रेंच गॉज है वो है, यहाँ पर जो इंटरनल डायमीटर है वो क्या है, फ्रेंच गॉज है, कितना होगा 6, और वो कैसे कलर की होगी, ग्रीन कलर की। नेक्स्ट वन, इन हाउ मैनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न। तो एक जो हेल्दी न्यूबॉर्न है उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कितने दिनों के अंदर अपने आप से गिर जाती है, 2 से 3 दिन, 3 से 5 दिन, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज। तो नॉर्मली यदि हम बात करते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न की बात की जा रही है, टर्म भी, और हेल्दी टर्म मतलब 37 हफ्तों के बाद बच्चा पैदा हुआ है, और हेल्दी है बच्चा मतलब यहाँ पर बच्चा हेल्दी तंदुरुस्त हुआ है, मतलब 2.5 kg से ज़्यादा का वजन के साथ हुआ है। तो उनमें जनरली 3 से 5 दिन का टाइम है जो लग जाता है, कभी कभी 1 वीक भी लग जाता है। बट यदि आप एग्ज़ाम पर्पज़ से दे रहे हैं और आपको ऑप्शन में है तो आप 3 से 5 दिन तक है जो मार्क कर सकते हैं। क्लियर। टेस्ट है, इसको स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया जाएगा कि कुछ प्लेसेंटल इनसफिशियंसी या फिर फीटल टॉलरेंस क्या है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए, तो ये टेस्ट किया जाएगा। क्या है, जो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि किसी लेडी की 2 सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं, उनका नहीं होगा। प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है तो उनमें भी नहीं होगा। प्लेसेंटा प्रीविया है तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि ऐसे केस में आप ये करते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो डेवलप हो सकती, लेकिन जिस केस में कर सकते हैं वो होगा यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब कि बटुक्स हैं जो प्रेजेंटिंग पार्ट में हो। तो यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जाएगा, और जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो प्रीमेच्योर बर्थ की हिस्ट्री रही हो या फिर कुछ साइन हो रहे हो कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो, वासा प्रीविया हो, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि जो सर्विक्स की जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी वीक है कि बच्चा यूट्रस में रह ही नहीं पाता, सर्वाइकल म्यूकस प्लग है क्लोज ही नहीं हो पाता, वो सर्वाइकल इनसर्कलेज के थ्रू इसको ट्रीट किया जाएगा, स्टिच किया जाएगा। मल्टीपल जेस्टेशन है या फिर इसके पहले क्लासिक सिजेरियन सेक्शन हो चुके हैं तो उस केस में अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हीमोग्लोबिन वैल्यू डिनोट्स एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। इनमें से कौन सी वैल्यू बताएगी कि प्रेगनेंसी में जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू घटी है जिसके कारण एनीमिया है। HB 11%, HB 12%, HB 9% या फिर HB 13%। तो अकॉर्डिंग टू WHO के यदि जो वैल्यू है 9 से कम जाती है एज एन ऑप्शन के, मतलब प्रेगनेंसी में क्या है, आपको प्रेग्नेंट क्लाइंट को आपके एनीमिया है, खून की कमी है। मोर देन WHO के अकॉर्डिंग तो लेस देन 11 ग्राम पर DL में ही कंसीडर कर दिया जाता है। कितना, 11 ग्राम पर DL। लेकिन ऑप्शन में जब आपको 11, 12, 9, 13 है तो यहाँ पर 9 का मतलब है क्या, 9 का मतलब यहाँ पे क्या है, मॉडरेट एनीमिया। क्या है, मॉडरेट एनीमिया। यदि 11 से कम है तो ये एनीमिया है। क्या है, 11 से कम है तो इसको एनीमिया में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन माइल्ड पूछे 9 to 10.9 के बीच की रेंज होगी, मॉडरेट 7 to 8.9 होगा, सीवियर 4 to 6.9 होगा, और वेरी सीवियर जिसमें लेस देन 4 ग्राम पर DL होगा। सीवियर और वेरी सीवियर के केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये WHO के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, कई बार हम पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन है, न्यू नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अवेलेबल इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। सरकारी अस्पतालों में जो न्यू नॉन हार्मोनल है, मतलब इनमें हार्मोन नहीं है, वो कौन सी पिल्स हैं, छाया,
माला डी, माला एन या फिर अंतरा। तो इनमें बता दें कि 3 हार्मोनल है और एक है जो नॉन हार्मोनल है, और जो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ सप्लाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई है, तो वो आपको बतानी है। चारों जो पिल्स दी गई हैं, छाया, माला डी, माला एन और अंतरा। अंतरा को कहा जाता है डेपो-प्रोवेरा, अंतरा को डेपो-प्रोवेरा के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट रह जाते हैं तो वो भी आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जिनको यदि अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम देने हैं तो उनको प्रीवियस पेपर्स प्लस सीरीज़ अवेलेबल हैं। वो सब मटेरियल आपको मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डायरेक्ट परचेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक